तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। इतिहास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, है ना? आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प और जटिल अध्याय को समझने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत की तस्वीर ही बदल कर रख दी। हम देखेंगे कि कैसे एक अकल्पनीय बलिदान ने इतिहास की धारा को मोड़ा और कैसे एक बिखरे हुए क्षेत्र से एक बेहद मजबूत सिख साम्राज्य का उदय हुआ। हमारी ये कहानी आधुनिक दिल्ली की हलचल भरे रास्तों से शुरू होकर 19वीं सदी के पंजाब की विशालता तक का सफर तय करेगी। बहुत ही शानदार सफर होने वाला है ये। जब भी हम आधुनिक दिल्ली की बात करते हैं तो चांदनी चौक की तस्वीरें तुरंत दिमाग में घूमने लगती हैं। वही भीड़-भाड़, चहल-पहल और शोर-शराबे वाला मशहूर शॉपिंग इलाका। लेकिन इसी आधुनिक शोर के बीच शांति और इतिहास की एक बहुत बड़ी और गहरी निशानी खड़ी है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। ये सिर्फ ईंट पत्थर की कोई आम इमारत नहीं है। सिख धर्म में ये एक बेहद पवित्र स्थल है। दरअसल ये गुरुद्वारा हमें इस बात का एहसास कराता है कि आज हम जिन रास्तों पर इतनी बेफिक्री से चलते हैं, उनका इतिहास कितना गहरा और कभी-कभी कितना पीड़ादायक रहा है। और इस जगह का महत्व एक बहुत ही गंभीर ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इसी ठीक जगह पर 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम कर दिया गया था। भारतीय इतिहास में ये आस्था और सर्वोच्च बलिदान का एक ऐसा प्रतीक है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और जो बात इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाती है वो है हमारी एक अद्भुत परंपरा। शायद आपको पता हो कि 1979 से लेकर आज तक हर साल गणतंत्र दिवस की परेड में जब भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट यहाँ से गुजरती है तो वे भारत के राष्ट्रपति के सामने इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को विशेष रूप से सलामी देते हैं। ये असल में उसी महान बलिदान के प्रति आज के भारत का एक गहरा सम्मान है। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये घटना हमारे सामने कुछ बहुत ही गहरे सवाल खड़े कर देती है। स्रोत भी ठीक यही पूछता है कि आखिर गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी मान्यताओं को छोड़ने या धर्म परिवर्तन करने के बजाय अकल्पनीय यातनाएं सहना क्यों चुना? जरा सोचिए, एक इंसान के भीतर वो कौन सी प्रेरणा होती है जो उसे स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार करने की इतनी बड़ी शक्ति देती है? और सबसे अहम बात, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उनके इस अकेले व्यक्तिगत बलिदान का भविष्य पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा? सच कहूं तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य भर नहीं है। ये इंसानी साहस और दृढ़ संकल्प की उस चरम सीमा का उदाहरण है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल ये भी उठता है कि सिख गुरुओं और आगे चलकर खालसा पंथ ने किन बुनियादी आदर्शों और मूल्यों को अपना आधार बनाया। देखिए, ये केवल उस समय के राजनीतिक संघर्ष की बात नहीं थी। ये अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने, समानता का अधिकार मांगने और अपनी पहचान की रक्षा करने की बात थी। जब हम इस एक्सप्लेनर में इन घटनाओं को खंगाल रहे हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये मूल्य आज की हमारी इस आधुनिक दुनिया में कैसे फिट बैठते हैं। आज जब हम अपनी जिंदगी की चुनौतियों से टकराते हैं तो क्या उन ऐतिहासिक मूल्यों से हमें कोई मार्गदर्शन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। चलिए अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जब हम एक व्यक्ति के बलिदान से पीछे हटकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को एक व्यापक नजरिए से देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिखता है। वो महान मुगल साम्राज्य जिसने सदियों तक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर एक छत्र राज किया था, अब वो धीरे धीरे अपने पतन की ओर जा रहा था। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि मराठों के लगातार होते हमलों ने इस पतन की रफ्तार को और भी तेज कर दिया था। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? पूरे भारत में सत्ता का एक बहुत बड़ा शून्य यानी पावर वैक्यूम पैदा हो गया और इसी पावर वैक्यूम ने इतिहास की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। और ये ग्राफिक बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि उस समय भारत का राजनीतिक नक्शा कितना ज्यादा बटा हुआ और उलझा हुआ था। यहाँ उभलते हुए राजवंशों के इस पूरे जाल को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती है तो कैसे कई छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां अचानक से नियंत्रण पाने के लिए मैदान में कूद पड़ती हैं। यह उस समय के भारत की भौगोलिक और राजनीतिक उथल-पुथल का एक बहुत ही सटीक और विजुअल प्रतिनिधित्व है। इस राजनैतिक उलझन को थोड़ा और आसान भाषा में समझने के लिए हमने इन प्रमुख राजवंशों को उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बांट दिया है। अगर आप उत्तर और पश्चिम की तरफ देखें तो वहां कमजोर होते मुगल साम्राज्य के साथ साथ सिख और राजपूत एक बड़ी शक्ति के रूप में अपना दावा ठोक रहे थे। थोड़ा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर जाएं तो वहां बहमनी सल्तनत और होयसल व विजयनगर साम्राज्य का भारी प्रभाव था। और वहीं पूर्व और पूर्वोत्तर में अहोम, पूर्वी गंगा साम्राज्य और गजपति साम्राज्य अपना अपना शासन चला रहे थे। मतलब पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप कई अलग अलग क्षेत्रीय ताकतों के बीच एक बिसात की तरह बढ़ चुका था,
जहां हर कोई अपने साम्राज्य को फैलाने की फिराक में था। अब इस पूरे राष्ट्रीय स्तर के खंडित परिदृश्य से हम अपना ध्यान वापस उत्तर पश्चिम की ओर खींचते हैं, खास तौर पर पंजाब क्षेत्र पर। मुगलों के पतन से जो सत्ता का शून्य पैदा हुआ था, उसने पंजाब में भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। वहां कोई एक केंद्रीय राजा नहीं बचा था, बल्कि उसकी जगह कई अलग अलग सिख संघ उभर कर सामने आए, जिन्हें इतिहास में मिसल कहा जाता है। ये सारे समूह अपने अपने इलाकों में पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम कर रहे थे। हर समूह का अपना एक अलग नेता था और अपनी एक अलग सेना थी। तो कह सकते हैं कि पंजाब उस वक्त छोटे छोटे कई हिस्सों में बटा हुआ था, जो ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ सहयोग भी करते थे और कभी-कभी एक दूसरे के प्रतियोगी भी बन जाते थे। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि पंजाब हमेशा के लिए इन अलग अलग संघों या मिसलों में बटा हुआ नहीं रहा। यह एक बहुत ही क्रमिक विकास था। शुरुआत में पंजाब में इन कई सिख संघों का उदय हुआ, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट और बड़ा बदलाव तब आया जब 19वीं सदी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह का इस ऐतिहासिक मंच पर प्रवेश हुआ। उन्होंने अपने असाधारण प्रयासों और दूरदृष्टि से इन सभी अलग अलग सिख संघों को एक साथ जोड़ा, उनका एकीकरण किया और फिर अंतिम चरण में इन सभी को मिलाकर एक बेहद मजबूत और केंद्रीकृत सिख साम्राज्य की स्थापना कर दी। यह सच में एक बिखरे हुए क्षेत्र को एक शक्तिशाली राष्ट्र में तब्दील करने की एक कमाल की प्रक्रिया थी। अब यहाँ स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने ये सब मुमकिन कैसे किया। जाहिर है ये केवल ताकत के बल पर नहीं हो सकता था। स्रोत उनके इस बेमिसाल नेतृत्व के 3 मुख्य स्तंभों पर जोर देता है। पहला था उनका शानदार सैन्य कौशल। वे युद्ध की रणनीतियों के मास्टर थे और उन्होंने एक बेहद आधुनिक और अनुशासित सेना तैयार की थी। दूसरा स्तंभ था उनकी कूटनीतिक कुशलता। उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि कब मैदान में उतरकर युद्ध करना है और कब टेबल पर बैठकर समझौते करने हैं। वे गठजोड़ बनाने में माहिर थे। और तीसरा, जिसे मैं शायद सबसे महत्वपूर्ण मानूंगा, वो थी उनकी धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने अपने प्रशासन और सेना में हर धर्म के लोगों को उनकी काबिलियत के आधार पर उच्च पद दिए। इसी चीज ने उनके साम्राज्य को अंदर से एकजुट किया और एक फौलादी मजबूती दी। इन्हीं बेहतरीन नीतियों और दमदार नेतृत्व के चलते इस नए सिख साम्राज्य ने ऐसा भौगोलिक विस्तार देखा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये साम्राज्य केवल पंजाब के कुछ छोटे मोटे हिस्सों तक सिमटकर नहीं रह गया। जैसा कि हमारा स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है, ये उत्तर पश्चिम के एक बहुत बड़े और विशाल हिस्से में फैल चुका था। इसकी सीमाएं इतनी दूर तक गईं कि इनमें कश्मीर के महत्वपूर्ण इलाके भी शामिल हो गए। जरा सोचकर देखिए, जो क्षेत्र कुछ समय पहले तक छोटे छोटे स्वतंत्र संघों में बटा हुआ था, वो अब एक इतना विशाल, एकजुट और शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था जिसकी धमक पूरे उपमहाद्वीप में महसूस की जा सकती थी। हालांकि इतिहास गवाह है कि कोई भी महान साम्राज्य बिना बड़ी चुनौतियों के अपना वजूद कायम नहीं रख सकता, और सिख साम्राज्य की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी थी कि उसे एक ही समय में 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के खतरनाक ऐतिहासिक शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ तो मुगल साम्राज्य के बचे खुचे अवशेष और उनकी क्षेत्रीय ताकतें थीं, जो भले ही कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी एक सिरदर्द बनी हुई थीं। और वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। असल में सिख साम्राज्य पुराने और नए साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाओं के ठीक बीचों बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। अब यहाँ जो बात वास्तव में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है स्रोत से लिया गया ये सीधा उद्धरण। इसमें लिखा है कि 19वीं सदी के मध्य तक इस साम्राज्य ने मुगल अवशेषों और बाद में ब्रिटिश विस्तार दोनों का विरोध किया। पढ़ने में ये एक बहुत ही साधारण सा वाक्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो हकीकत है वो वाकई असाधारण है। ये बात बहुत विचारणीय है कि एक तरफ भारत पर सदियों तक राज करने वाले मुगलों के वफादार और दूसरी तरफ पूरी दुनिया पर छा रही आधुनिक ब्रिटिश सेना। लेकिन सिख साम्राज्य ने केवल इन ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि 19वीं सदी के मध्य तक सफलतापूर्वक एक अभेद्य दीवार की तरह उनका रास्ता रोके रखा। ये उनके बेजोड़ सैन्य और रणनीतिक कौशल का एक जीता जागता प्रमाण है। और इसी के साथ हम अपने इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं।
लेकिन जाने से पहले ये चर्चा हमारे लिए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी भूमि जो पूरी तरह से खंडित और बंटी हुई थी, उसे एकजुट करना, वहां एक नई और मजबूत शासन व्यवस्था खड़ी करना, और फिर एक ही समय में मुगलों और अंग्रेजों जैसे दो विशाल ऐतिहासिक साम्राज्यों को आगे बढ़ने से रोक देना। आखिर इस सब के लिए किस स्तर की कूटनीतिक समझ, सैन्य ताकत और अदम्य साहस की जरूरत रही होगी। इतिहास की ये कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और सही नेतृत्व हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको भारतीय इतिहास के इस अहम अध्याय को एक नए नजरिया से देखने पर मजबूर किया होगा। तो सीखते रहिए और इतिहास के इन पन्नों को पलटते रहिए।